जैसे कि आप 10th में फेल कर गए, उसके बाद मतलब आपको लगा था कभी कि आप होता है तो आपको पता है कि जो भी आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है। जी तो आलोचनाएं तो होती हैं, अब सुनाते भी हैं लोग, घर में भी बोलते हैं। जिस दिन रिजल्ट आया वो सैटरडे की रात में आया था, पता नहीं रात में किस टाइम आया। जी तो मैं सैटरडे में चेक कर रहा था, लेकिन तब तक नहीं था। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक चेक करता रहा, तो उस टाइम पर मुझको नहीं दिखा साइट पर। और फिर उसके बाद सो गए, फैमिली है तो सभी सो जाते हैं टाइम से। जी लेकिन सुबह 4 या 4:10 के आसपास मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो एक दोस्त हैं, वो उनका फ़ोन था। मैंने उठाया, वो बोले कि मिठाई खिला दो। मैं बोला कि सुबह 4 बजे कौन मिठाई खाता है। तो वो बोले कि आपका सीजीएल का रिजल्ट आ गया है। जी क्योंकि सबको पता था कि सीजीएल दिया है इस बार, तो उन्होंने, उनके नज़र में था, उनको मेरा नाम पता था, पिताजी का नाम पता था। तो उन्होंने देख के मेरे को बताया कि आपका नाम हो गया, नाम आ गया है उसमें लिस्ट में। तो मैंने पूछा कि भाई कौन सी पोस्ट मिली है। अब उसमें पोस्ट के कोड डले हुए होते हैं, तो उनको पता नहीं था। फिर मैंने चेक किया तो उसमें जो मेरी फर्स्ट चॉइस। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ सुमित बैसला जी हैं, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। इनका बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। 10th में फेल कर गए थे, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। तो तमाम सारी चीज़ों पर बात करने वाले थे। आप लोग नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपका स्वागत है अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के बाद? सभी को लगता है कि अगर जिस सपना आपने देखा था कि शुरुआत में जब ये तैयारी की थी आज से 6-7 साल पहले, तो यही सोच के की थी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, और वो अब फाइनली हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, नाम वगैरह सब कुछ बताइए, फैमिली बैकग्राउंड। मेरा नाम सुमित बैसला है वैसे, और ऑफिशियली जो नाम है वो सूर्यकांत सिंह है। जी एजुकेशनल बैकग्राउंड में मेरा जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है वो गांव के स्कूल से हुई है, मेरे 1st से 8 तक। जी जी उसके बाद 9th पास के ही एक गांव में जो हाई स्कूल था वहाँ से की, और 10th भी वहीं से करना चाहता था, लेकिन 10th में मैं वहाँ पर फेल हो गया। जी और फेल होने के बाद फिर हम पूरा जो परिवार था वो दादरी शिफ्ट हो गया। तो दादरी में से ही मैंने फिर हाई स्कूल किया, और जैसे ही मैंने हाई स्कूल किया उसके बाद मेरी शादी भी हो गई 2010। जैसे कि आप 10th में फेल कर गए, उसके बाद मतलब आपको लगा था कभी कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? फिर लोगों का क्या रिएक्शन रहा, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार? जब भी कोई फेल होता है तो आपको पता है कि जो भी आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है। जी तो आलोचनाएं तो होती हैं, अब सुनाते भी हैं लोग, घर में भी बोलते हैं। जब आप कोई फेल हो गए तो सभी बोलते हैं, तो वो तो अगर आप फेल हुए हो तो आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। रिजल्ट का पूरा दिन मतलब कैसा रहा, और सबसे पहले किसने आपको कॉल करके बताया, थोड़ा बताइए हमें। जिस दिन रिजल्ट आया वो सैटरडे की रात में आया था, पता नहीं रात में किस टाइम आया। जी तो मैं सैटरडे में चेक कर रहा था, लेकिन तब तक नहीं था। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक चेक करता रहा, तो उस टाइम पर मुझको नहीं दिखा साइट पर। और फिर उसके बाद सो गए, फैमिली है तो सभी सो जाते हैं टाइम से। जी लेकिन सुबह 4 या 4:10 के आसपास मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो एक दोस्त हैं, वो उनका फ़ोन था। मैंने उठाया, वो बोले कि मिठाई खिला दो। मैं बोला कि सुबह 4 बजे कौन मिठाई खाता है। तो वो बोले कि आपका सीजीएल का रिजल्ट आ गया है। जी क्योंकि सबको पता था कि सीजीएल दिया है इस बार, तो उन्होंने, उनके नज़र में था, उनको मेरा नाम पता था, पिताजी का नाम पता था। तो उन्होंने देख के मेरे को बताया कि आपका नाम हो गया, नाम आ गया है उसमें लिस्ट में। तो मैंने पूछा कि भाई कौन सी पोस्ट मिली है। अब उसमें पोस्ट के कोड डले हुए होते हैं, तो उनको पता नहीं था। फिर मैंने चेक किया तो उसमें जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर B15 कोड जो था वो था। तो वो मैंने देखा, फिर कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद फिर मैंने अपनी बीवी को बताया, मम्मी को बताया, बच्चों को बताया। और जब सभी सुबह 4 बजे सब जाग गए सुबह 4 बजे ही, और सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मतलब सपना ही देख रहे हो। सुबह तक भी सब ये बोलते 6-7 बजे तक भी कि सपना ही तो नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ भी है। क्योंकि इतनी बार फेल हुए हैं ना, तो कि एकदम से फिर सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना देख लिया हो। तो वही था जी। कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बार मतलब फेल कर गए, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ कंप्यूटर की वजह से। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब ऐसा हो गया है कि जो भी 4 सब्जेक्ट तो मेजर हैं ही हैं, जी उसके अलावा कंप्यूटर का जो रोल है वो भी बहुत मेजर हो गया। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए और आपके 340 नंबर भी हैं, अब की बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे अच्छे नंबर हैं, 300+ नंबर है बहुत सारे एस्पायरेंट के, और उनके कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं मिलेगा। जी और ऐसा ही सेम टाइपिंग का भी है। अगर इन दोनों पोर्शन को आप थोड़ा सा भी हल्के में लोगे ना, तो ये आपको बहुत भारी पड़ जाएंगे फिर।
बताइए कि शॉर्ट नोट वगैरह आप कैसे बनाए मतलब रिवीजन कैसे करते थे आप? जैसे कि अलजेब्रा अभी चल रहा है, मान लो ट्रिगो खत्म हो गया तो ट्रिगो फिर रिवीजन आपने कैसे किया? मैंने जब शुरुआत में कोचिंग की थी मुखर्जी नगर में, तो जी। उस टाइम पे ही मैंने नोट्स बना लिए थे। 2015 में मैंने स्टार्टिंग किया था, जी और बीच में जब तैयारी छूट गई तो वो नोट्स ऐसे ही रखे रहे। और जब मैंने अब फिर से तैयारी स्टार्ट की है, तो मैंने अपने वही पुराने जो नोट्स थे उन्हीं को निकाला, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस थोड़ी ना चेंज हुआ है। सिलेबस सेम था और एक दो टॉपिक ऐड हुए थे, लेकिन वो सब कुछ वही था। तो मैंने वही अपने नोट्स निकाले, उन्हीं से चीज़ों को फिर से रिवाइज किया। और स्पेशल जो मेरा फोकस था इस बार वो था कि एक टॉपिक को बार बार करना। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत बार किया हुआ है, बार बार करने के बाद और फिर मॉक टेस्ट। जी तो मॉक टेस्ट मैंने लगाए, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया। जो भी टॉपिक मुझे लगता था कि इसमें मैं वीक हूँ या इसमें मेरे कम नंबर स्कोर हो रहा है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, तो वो जो टॉपिक होते हैं ना, वो हमको बताता है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक जो है ये परेशान कर रहा है, और अगर उसी को आप इम्प्रूवमेंट कर लें तो वो जो 1 नंबर 2 नंबर वाले जो रहने वाले होते हैं, वो वहाँ से आपके 1-2 नंबर आ जाएंगे और आप सिलेक्शन होंगे। जी। सोशल मीडिया वगैरह आप कितनी देर इस्तेमाल करते थे? व्हाट्सअप, फेसबुक, या फिर बिल्कुल डिस्टेंस बना लिया इन सब से? नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं, बीच में तो काफ़ी मैं करता था, लेकिन जब मेरा मेंस का टाइम आया तो उस टाइम पर मेरे फ़ोन में ना इंस्टा था ना फेसबुक था, बस व्हाट्सएप था। जी वो भी इसलिए कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आए किसी का, तो वही था सिर्फ। वो बीच में कभी कभी देख लिया, सुबह शाम देख लिया, या बीच में कभी भी देख लिया 2 मिनट 1 मिनट, इतना ही था वो। मतलब मेंस के टाइम पे तो ऑलमोस्ट मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था बिल्कुल। जी। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इन सब के बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए आप सीजीएल के लिए। कुछ नए एस्पिरेंट, कई सारे कमेंट्स आते रहे जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उसके लिए बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए आप। बुक लिस्ट में कुछ भी नया नहीं है, वही जो चीज़ें हैं वही चली आ रही हैं। आप देखो एसएससी में अगर आप देखोगे तो 60 से 70% जो सिलेबस है वही रिपीट होता चले आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर अच्छे से कर लें तो वही आपका 60 से 70% काम कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नया आता भी है तो वो जो आपने 60-70% अगर अच्छे से कर लिया है तो वही आपको 90% नंबर दिला सकता है। जी। कोचिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। ऑनलाइन कोचिंग जैसे कि आजकल आ गया है, पहले नहीं हुआ करता था जब आप मुखर्जी नगर आए थे उस समय पे, तो आजकल कौन सा कोचिंग बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? नहीं, कोचिंग तो आप कोई सा भी कर सकते हो जी। ऑफलाइन में ये है कि आप सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ और आपकी कोई क्वेरी तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में भी यही है, अगर आप कमेंट करोगे और वहाँ पर कमेंट अगर देख रहे हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर मान लो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, लाइव चल रहा है सेशन, वहाँ पर कभी जैसे अभिनय सर की क्लास चल रही है मान लो, तो वहाँ पर 5000 बच्चे लाइव हैं, 2000 बच्चे लाइव हैं, तो उसमें कमेंट नहीं देख पाते हैं टीचर भी। तो ऑफलाइन में यह है कि आप सामने से सामने क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑनलाइन में ये है कि आप टाइम बहुत सेव कर सकते हो। मान लो कोई टॉपिक है और आपको वो ऑलरेडी आता है और फिर आप चाहते हो कि मैं इसको और अच्छा कर लूँ, अच्छे से इंप्रूवमेंट आप करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो वीडियो किसी भी टीचर की पढ़ी हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सब हमसे जो एस्पायरेंट है उससे तो अच्छे ही हैं वो टीचर तभी बने हैं। तो आप किसी की भी वीडियो निकालिए और उसको पढ़िए, मतलब उसको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखिए, आप 2 गुना स्पीड पर भी देख सकते हैं। लाइव में क्या है, लाइव में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो फिर आपको लाइव देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको जो चीज़ें समझनी है सिर्फ उसी को समझ सकते हैं, ये लाइव का फ़ायदा है। मॉक टेस्ट मतलब कब से लगाना चाहिए, पूरे सिलेबस पढ़ने के बाद या शुरू दिन से ही, क्या रहता है मॉक टेस्ट? आपने कितने लगाए? मॉक टेस्ट तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले मानना यही है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया एक बार तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते रहिए साथ के साथ, और साथ के साथ आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ तुरंत मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल रहा है कि आपको लग तो रहा है कि ये टॉपिक मैंने कर लिया है, लेकिन वहाँ पर पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं उसमें से। अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो आपको मॉक टेस्ट बता देगा, और मॉक टेस्ट में जैसे ही आपको दिखा कि ये टॉपिक में मेरी दिक्कत आ रही है तो फिर उसको फिर से उठाओ और फिर से करो। बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मॉक टेस्ट का सबसे मेजर रोल यही होता है कि अगर जितने भी हो सके मॉक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाते रहो लगातार। इस तैयारी के दौरान कब आपको ऐसा लगा कि आपका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हताश निराश हो गए थे? ऐसा कोई आया होगा फेज बीच में? कई बार आया है सर, एक बार नहीं कई बार आया है मेरी, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, 2015 में प्री हुआ, मेंस हुआ जी। 2016 में फिर से प्री हो गया, लेकिन मेंस के टाइम पर पिताजी एक्सपायर हो गए मेरे, तो मैं मेंस नहीं दे पाया उस टाइम पर। और उसके बाद घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई तो ऑलमोस्ट तैयारी छूट गई थी। लेकिन फिर जब कोरोना का टाइम आया
तो एक बार फिर से मौका मिला कि सेल्फ स्टडी फिर से की जाए, क्योंकि नोट्स मेरे पास थे ऑलरेडी। जी। तो मैंने उन्हीं नोट्स को निकाला और फिर से दोबारा तैयारी किया। फिर उस टाइम पर एक यूपीएससी का हमारा एग्ज़ाम था, वो मैंने दिया। उसमें मैं फिजिकल हुआ और बिल्कुल लास्ट स्टेज से बाहर हुआ। IBACIO मैंने दिया, IBACIO में प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट आई तो उसमें भी नहीं था। और जैसे ही IB का मैंने रिजल्ट देखा, उस टाइम पे मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि UPSI भी हाथ से निकल गया और IBACIO भी निकल गया। तो तब मेरे को लगा था, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को शुरू से ही सपोर्ट किया, तो मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, सब ने मुझसे यही बोला कि कोई बात नहीं है, अगर 1 नंबर 2 नंबर से कहीं रह भी गए हो तो आपका मतलब आप सिलेक्शन के लायक तो हुई। अब ये बस वक्त की बात है कि कभी 1 नंबर कम हो गया, कभी 1 नंबर ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा, जिस दिन आपका दिन होगा, एक दिन नंबर वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। फिर तभी 2022 के सुनने में आया कि बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, तो मैंने फॉर्म भर दिया और फिर अच्छे से तैयारी की। प्री दिया, प्री के टाइम पर मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए। फिर मेंस के टाइम पर मैंने सभी चीज़ों को बंद किया और 2 महीने मेंस के लिए बहुत अच्छे से मेहनत की और रिजल्ट आपके सामने है फिर। जी, जैसा कि अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपकी शादी मतलब 16 साल की उम्र में हो गई थी, तो वाइफ का क्या सपोर्ट रहा? वाइफ ने मेरे को शुरू से ही सपोर्ट किया है, वरना अगर आप देखो कि 2010 में मेरी शादी हुई थी और अब 2023 में मार्च में मेरा एग्ज़ाम हुआ है मेंस का। जी जी। तो अगर वाइफ सपोर्ट नहीं करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपको तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो वाइफ ने मेरे जब फैमिली को जब भी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने टीचिंग भी की और अभी वो पिछले 3-4 साल से प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रही हैं। तो जैसे एक होता है ना कि मतलब पूरा साथ जो देते हैं, तो उन्होंने वो अपना पूरा रोल किया है। मेरी जो अगर मान लो ऐसा होता कि जैसे मैंने बीच में होम ट्यूशन पढ़ाया और ऑफ सीजन चल रहा है, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मेरे को जॉब करनी पड़ती। और अगर मैं एक बार जॉब में लग गया तो ऐसा भी हो सकता था कि तैयारी छूट जाती। लेकिन क्योंकि मुझे वहाँ से सपोर्ट मिलता रहा कि वो भी साथ साथ में उन्होंने जिम्मेदारियों को बांटा है मेरे साथ में, तो उन्हीं की वजह से बहुत मेजर रोल रहा है कि हो सकता है उन्हीं की वजह से जो भी हुआ है वो आज उन्हीं की वजह से हुआ। ओके, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जी, सभी एग्जाम्स का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे कि सभी में 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही होते हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी और GS भी। ये 3 तो कॉमन ही है। तो ये 3 आप जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है और क्या क्या पूछा जा रहा है, उस सब से रिलेट करके अपनी तैयारी को कीजिए। और स्पेशल में अगर हम CGL की बात करें तो CGL में जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं, अब तो प्री में भी वही पढ़ना है, मेंस में भी वही पढ़ना है। तो अब जब आप प्री के टाइम पे पढ़ रहे हो तभी अच्छे से पढ़ो और उसके बाद फिर अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो और साथ ही साथ आपको जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको भी लेकर चलना है। उसको डेली 1 घंटा कर देना ही देना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फेल हुए तो फिर सारे में फेल हो गए हो। और साथ ही साथ कम से कम 1 घंटा टाइपिंग को भी देना पड़ेगा। टाइपिंग पे भी 1 घंटा है ना? बिल्कुल। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः शुभकामनाएं कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर।